आज का यह वीडियो लेक्चर विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन सिंथेसिस से रिलेटेड है। विलियमसन सिंथेसिस ईथर के फॉर्मेशन के लिए, किसी भी तरह के ईथर के फॉर्मेशन के लिए, चाहे वो एलिफैटिक ईथर हो या एरोमेटिक ईथर हो, उसके प्रिपरेशन के लिए या उसके संश्लेषण के लिए कैसे ईथर को बनाया जाए। तो ईथर को बनाने की जितनी भी विधियां हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेथड है वो वही मेथड है कि विलियमसन सिंथेसिस है। इसका मतलब क्या हुआ कि विलियमसन सिंथेसिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ईथर्स, एनी टाइप ऑफ ईथर्स। एनी टाइप ईथर्स मींस आइदर एलिफैटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर। जब भी हम थोड़ा सा इस विलियमसन सिंथेसिस को पढ़ने से पहले हम ईथर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ईथर होता क्या है और ईथर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ईथर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये है कि आप ईथर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, ROR' हमने लिख दिया, या हमने लिख दिया ROAR लिख दिया, या हमने लिख दिया AR सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड AR। ये सभी ईथर है। ये है ईथर क्या है, यहाँ जो R और R' है एंड R आर एल्काइल ग्रुप्स, ये सभी एल्काइल ग्रुप्स है, ये एल्काइल ग्रुप्स है। यहाँ AR जो है वो एरिल ग्रुप है, AR जो है वो एरिल समूह है। और यहाँ भी AR और AR दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। तो AR और जो AR है, AR और AR' जो है वो सिमिलर भी हो सकते हैं, मे बी सिमिलर। तो ये ईथर का है। और ईथर में फंक्शनल ग्रुप के रूप में देखना हो तो एक डाइवैलेंट ऑक्सीजन होता है, एक द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु, एक द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु है, या इसको कहें डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है। और इस एटम की जो दोनों फ्री वैलेंसीज हैं वो आइदर अल्काइल ग्रुप से या एरिल ग्रुप से या दोनों से, ये सेटिस्फाइड अगर हो, उन दोनों के द्वारा संतुष्ट हो, तो इस तरह के ईथर को, ये इस तरह का जो कंपाउंड होता है वो ईथर कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो ईथर का एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि CH3OCH3 है। इसमें इस ऑक्सीजन से दोनों एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये एक ईथर है। ईथर को एक दूसरा मैं ईथर का एग्जांपल लिख रहा हूं, CH3OCH2CH3 है, ये भी एक ईथर है। इस ईथर में क्या हुआ है, इस डाइवैलेंट ऑक्सीजन से दोनों एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, जबकि यहाँ दोनों एल्काइल ग्रुप एक जैसे। हम और ईथर लिखते हैं CH3O C6H5, ये दोनों ये भी ईथर का फॉर्मेशन है, ये भी ईथर है, ईथर का एग्जांपल है। इसमें क्या है कि एल्काइल ग्रुप है, दूसरा एरिल ग्रुप है। अब इसमें भी कई तरीके से क्लासिफिकेशन हम करते हैं, इसका जो वर्गीकरण करते हैं वो हम कई तरीके से करते हैं। एक वर्गीकरण ये करते हैं कि जो डाइवैलेंट ऑक्सीजन है, जो द्विसंयोजी परमाणु है ऑक्सीजन का, उस द्विसंयोजी परमाणु जो ऑक्सीजन परमाणु है उससे जुड़ने वाले जो दोनों समूह हैं, चाहे वो एल्काइल ग्रुप हो या एराइल ग्रुप हो, अगर दोनों डिफरेंट हैं तो उस तरह को कहा जाता है सिमेट्रिकल ईथर कहा जाता है। और जैसे ये सिमेट्रिकल ईथर का एग्जांपल है, क्योंकि ये दोनों एक तरह के ग्रुप है, दोनों एल्काइल ग्रुप है, दोनों सेम तरह के एल्काइल ग्रुप है। यहाँ इस एल्काइल ग्रुप को हम कहेंगे, यहाँ एक एल्काइल ग्रुप इथाइल है, यहाँ मिथाइल है, तो यहाँ दोनों तरफ के जो है वो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ये असममित, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल, या हिंदी में हम इसको कहते हैं सममित, और इसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल कहते हैं या असममित कहते हैं। असममित ईथर है जब ये दोनों अलग अलग है, जैसे यहाँ दोनों अलग है, यहाँ दोनों अलग अलग है, तो ये असममित ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर का एग्जांपल है, और ये सिमेट्रिकल या सममित ईथर का एग्जांपल है। इसी तरीके से एक क्लासिफिकेशन और करते हैं। एक क्लासिफिकेशन या ईथर का एक वर्गीकरण ऐसे भी हो सकता है कि एलिफैटिक
एलिफैटिक ईथर हो, एलिफैटिक, या और दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो एरोमेटिक, एरोमेटिक ईथर है। अब एरोमेटिक या एलिफैटिक में अंतर क्या है कि एरोमेटिक हिंदी में एलिफैटिक, मतलब अगर दोनों अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, अगर इस डाइवैलेंट ऑक्सीजन से दोनों अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, चाहे वो सिमिलर हो या डिफरेंट हो, तो उसको हम एलिफैटिक ईथर कहते हैं। और अगर जुड़ने वालों में से कम एक एरिल ग्रुप हो, तो उसको हम कहते हैं कि एरोमेटिक ईथर कहते हैं। जैसे ये जो एग्जांपल है, ये जो एग्जांपल है, ये एरोमेटिक ईथर का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें एक एरिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और ये जो दोनों एग्जांपल है, ये एलिफैटिक के एग्जांपल है, क्योंकि इसमें दोनों में अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ईथर का जो क्लासिफिकेशन था कि ईथर का मतलब क्या होता है, ईथर का मतलब होता है कि डाइवैलेंट ऑक्सीजन है, उससे दो अल्काइल या दो एराइल ग्रुप जुड़ गया हो, या एक अल्काइल एक एराइल ग्रुप जुड़ गया हो, तो उसको हम ईथर कहते हैं। ईथर का जो क्लासिफिकेशन या ईथर का जो वर्गीकरण हमने किया वो दो तरीके से किया। एक किया कि सममित और असममित, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब यह हुआ कि उस डाइवैलेंट ऑक्सीजन से जुड़ने वाले जो दोनों अल्काइल ग्रुप हैं, अगर एक जैसे हैं तो उसको हम सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं या सममित ईथर कहते हैं। और उससे जुड़ने वाले जो दोनों ग्रुप हैं, अगर वो डिफरेंट हैं, तो उसको हम कहते हैं असममित ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। इसी तरीके से एक क्लासिफिकेशन या एक वर्गीकरण हमने किया, उसको हमने कैसे वर्गीकरण किया है, एलिफैटिक और एरोमेटिक के आधार पर। अगर उस डाइवैलेंट ऑक्सीजन से द्विसंयोजी जो ऑक्सीजन परमाणु है, उससे जुड़ने वाले दोनों एल्किल ग्रुप हैं, तो उसको हम बोलते हैं एलिफैटिक ईथर। अगर उससे जुड़ने वाले जो दोनों ग्रुप हैं, उसमें से कम एक एरिल ग्रुप हो, तो इस तरह के ईथर को हम कहते हैं एरोमेटिक ईथर कहते हैं। तो हमने दो तरह से क्लासिफिकेशन किया, एलिफैटिक, एरोमेटिक, सममित और असममित। अब हम आते हैं कि ये ईथर का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। ईथर का जो फॉर्मेशन करने के लिए तमाम मेथड्स हैं, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, जो लेबोरेटरी मेथड भी कहा जाता है, लार्ज स्केल पर जब ईथर का प्रिपरेशन करना होता है या सिंथेसाइज करना होता है, उसको बनाना होता है, तो हम इस मेथड का यूज करते हैं, जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। ये वीडियो लेक्चर दोनों मीडियम के लिए होगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए होगा, क्योंकि इसमें दोनों तरह के हम टर्म्स की को भी हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में भी बोलेंगे, इसलिए दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान में सुना। विलियमसन सिंथेसिस का जब भी कोई एक, इसको हम नेम्ड रिएक्शन भी समझ सकते हैं कि ये नेम्ड रिएक्शन, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक रसायन में नेम्ड रिएक्शन का मतलब ये होता है कि अगर किसी रिएक्शन किसी साइंटिस्ट के नाम पे हो, तो उसको हम नेम्ड रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ विलियमसन सिंथेसिस जो है, ये विलियमसन साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसको नेम्ड रिएक्शन कहते हैं। और इस हर एक, जितने भी नेम्ड रिएक्शंस होते हैं, हर एक नेम्ड रिएक्शंस का एक बेसिक इक्वेशन होता है। तो इस यहाँ ये जो विलियमसन सिंथेसिस है, इसका जो बेसिक इक्वेशन होता है वो होता है RX प्लस R-ONA, और इससे जब इसका जब रिएक्शन होता है, तो ये बन जाता है ROR', ये ईथर बन गया, ये ईथर बन गया। तो ये ROR' क्या है, ईथर है। और ये बना कैसे है, ये बना है RX, और RX को हम कहेंगे क्या, RX जो है वो अल्काइल ग्रुप है, RX अल्काइल समूह है, इसको इंग्लिश में कहते हैं अल्काइल ग्रुप कहते हैं, ये अल्काइल ग्रुप है। R-ON में क्या होता है, R' की जगह पे R' को हम कह सकते हैं, R' में भी अल्काइल ग्रुप और एरिल ग्रुप, ये कुछ भी हो सकता है। जिस तरह का हमें ईथर का फॉर्मेशन करना है, उस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ जो ये R' है, ये R' कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एल्किल समूह भी हो सकता है, या कोई एरिल समूह हो सकता है, एरिल समूह। और एरिल समूह का मतलब ये होता है, एरिल समूह भी हो सकता है, और ये क्या है, एल्किल समूह हो सकता है। तो एल्किल या एरिल समूह हो सकता है। तो ये जो इसका बेसिक इक्वेशन हम देख रहे हैं, ये बेसिक इक्वेशन है कि RX
RX का रिएक्शन R-ONA के साथ होता है और एज ए रिजल्ट ROR- बनता है और ROR- क्या होता है कि ये एक ईथर होता है और इसके साइड प्रोडक्ट के रूप में हम लिखते हैं NaX। ये साइड प्रोडक्ट के रूप में है बट मेन प्रोडक्ट है ROR-। अब ये जो हमने यहाँ इक्वेशन लिखा है कि RX प्लस R-ONA, इसको हम बोल सकते हैं कि सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम फिनॉक्साइड बोल सकते हैं। अगर R- फिनाइल ग्रुप है तो इसको हम बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। अगर R- कोई एल्काइल ग्रुप है तो इसको हम लिखेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। तो मतलब क्या हुआ कि एल्काइल हैलाइड पर जब सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन हो रहा है तो प्रोडक्ट के रूप में ROR- बन रहा है। अब ये रिएक्शन है क्या? ये रिएक्शन क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्किल हैलाइड। बेसिकली ये जो रिएक्शन लिखा गया है मैं इसको फिर से यहां लिख देता हूं। ROR- है, ये जो ईथर है। बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड वाया SN2 मैकेनिज्म। मतलब क्या हुआ कि ये जो रिएक्शन है ये एल्किल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस एल्किल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है जिसमें हो क्या रहा है, X की जगह पे X को रिप्लेस कौन कर रहा है, OR-। X को रिप्लेस कर रहा है OR-। तो ये जो यहाँ हैलाइड है ये X माइनस है, इसको हम ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अगर इसको लिखे हैं तो ये हैलाइड है और इस हैलाइड को इसको हम लिख सकते हैं एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड जैसी मुझे जरूरत हो। इसको लिखेंगे एल्कोक्साइड और इसको कहते हैं फिनॉक्साइड। तो होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन रिप्लेस होता है एल्कोक्साइड के द्वारा या फिनॉक्साइड के द्वारा। और ये चूंकि जैसा हम पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया है, जब हम एल्किल हैलाइड चैप्टर को पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि एल्किल हैलाइड का जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है वो दो तरीके से कंप्लीट हो सकता है। आइदर बाई उस दो तरह की मैकेनिज्म के द्वारा होता है। एक को कहते हैं SN1 मैकेनिज्म और दूसरे को कहते हैं SN2 मैकेनिज्म। तो SN1 और SN2 मैकेनिज्म के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसी एल्किल हैलाइड का हो सकता है। बट विलियमसन जो सिंथेसिस है, ये जो रिएक्शन है और इस विलियमसन सिंथेसिस का ये जो की इक्वेशन है, जो बेसिक इक्वेशन है, ये बेसिक इक्वेशन जो होता है वो होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड वाया SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये सब्स्टिट्यूशन होता है। अब हमें पता है कि जब SN2 मैकेनिज्म के थ्रू कोई रिएक्शन होता है तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करने वाले जितने भी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं या आप ये कहें कि जो SN2 रिएक्टिविटी होती है, SN2 रिएक्टिविटी का जो आर्डर है कि SN2 रिएक्टिविटी का जो आर्डर होता है वो होता है 1 डिग्री में सबसे तेजी से होता है, 2 डिग्री में उससे कम होता है और 3 डिग्री में सबसे कम होता है। और अगर रही बात इसमें एरिल ग्रुप की, एराइल हैलाइड की, तो एराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो भी SN2 मैकेनिज्म से बहुत स्लो होता है और इतना स्लो होता है कि आप वो उसको मान सकते हैं कि वो लगभग इनर्ट होता है। इस चीज को, इन चीजों को, जिन चीजों के बारे में हम यहाँ बता रहे हैं कि SN2 रिएक्टिविटी जो होती है 1 डिग्री के हैलाइड के साथ सबसे तेजी से होती है, 2 डिग्री के हैलाइड के साथ उससे स्लो होता है, 3 डिग्री के एल्किल हैलाइड में उससे स्लो होता है और एरिल हैलाइड में तो उसको हम इनर्ट मान सकते हैं कि वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू अगर इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो इसको मान सकते हैं कि एरिल हैलाइड में मच स्लो, बहुत धीमी गति से होता है और उसको लगभग इनर्ट या अक्रिय मान सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर हमें यहाँ एल्किल हैलाइड कैसा होना चाहिए, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म ये कहता है कि अगर 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड है तो SN2 रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, उससे स्लो होगा 2 डिग्री का।
तो मतलब क्या हुआ कि जब भी हमें ईथर का फॉर्मेशन करना है, जब भी हमें ईथर का फॉर्मेशन करना है तो हमें करना क्या है, इफ फॉर बेटर रिजल्ट, फॉर बेटर रिजल्ट मतलब अच्छा परिणाम लाने के लिए, क्योंकि मेरा पर्पज क्या है, ये इन सिंथेसिस का, ये इस रिएक्शन का पर्पज है कि टू प्रिपेयर ईथर, ईथर का प्रिपरेशन करना है। अब ईथर अधिक से अधिक अमाउंट में, बेटर अमाउंट में बने, अच्छे अमाउंट में बने, उसके लिए आर शुड बी प्राइमरी और सेकेंडरी हैलाइड। मतलब क्या हुआ कि अधिक से अधिक, अच्छा से अच्छा इन सेंस ये ईथर का जो अमाउंट बने, जो भी इस रिएक्शन के थ्रू जो ईथर का फॉर्मेशन होगा उसका अमाउंट अधिक से अधिक हो, बेटर अमाउंट हो, बेटर रिजल्ट हो, उसके लिए आर को कैसा होना चाहिए, आर शुड बी 1 डिग्री या 2 डिग्री हैलाइड। अगर 1 डिग्री हैलाइड होता है तो और अच्छा, उससे कम थोड़ा सा अमाउंट होगा तो 2 डिग्री। बट अगर 3 डिग्री का अगर हम एल्किल हैलाइड यूज करते हैं, if 3 degree alkyl halide is used, then a side product alkene will be formed. एक साइड प्रोडक्ट के रूप में एल्कीन बन जाएगा, ईथर भी बनेगा, बट उसके साथ एक साइड प्रोडक्ट के रूप में एल्कीन बनेगा, और वो साइड प्रोडक्ट के रूप में नहीं बल्कि वो मेन प्रोडक्ट हो जाएगा एल्कीन, और जो ईथर होगा वो साइड प्रोडक्ट के रूप में होगा। क्यों? क्योंकि ईथर का जो अमाउंट होगा वो बहुत कम हो जाएगा एज कंपेयर टू एल्कीन। मतलब एल्कीन, अगर टर्शियरी एल्कीन हैलाइड के साथ इस रिएक्शन को हम स्टार्ट करते हैं तो जो ईथर बनेगा वो बहुत कम अमाउंट में बनेगा, एल्कीन जो होगा वो ज्यादा अमाउंट में बनेगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब हम टर्शियरी एल्कीन हैलाइड को यूज करेंगे तो टर्शियरी एल्कीन हैलाइड के साथ ये जो ONA होगा या जो एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड होगा वो एक बेस की तरह काम करेगा, और उस टर्शियरी एल्कीन हैलाइड का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाएगा। और डिहाइड्रो जब हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा तो आफ्टर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन हैलाइड, एल्कीन विल बी फॉर्म। मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ R अगर टर्शियरी एल्कीन हैलाइड या 3 डिग्री का एल्कीन हैलाइड होता है तो उस 3 डिग्री के एल्कीन हैलाइड के डिहाइड्रोहैलोजिनेशन या विहाइड्रोहैलोजनीकरण से एल्कीन प्राप्त होगा, जो एक मेन प्रोडक्ट होगा, और ईथर का जो अमाउंट होगा वो बहुत कम अमाउंट में होगा। इसलिए अगर हमें ईथर का फॉर्मेशन करना है तो R फॉर बेटर रिजल्ट, इस बात का ध्यान रखना है कि फॉर बेटर रिजल्ट R शुड बी, R को कैसा होना चाहिए, आइदर 1 डिग्री और 2 डिग्री। बट अगर 3 डिग्री का एल्कीन हैलाइड यूज करते हैं तो एल्कीन बन जाएगा, और एक जो हम ईथर बनाना चाहेंगे बट एल्कीन बन जाएगा। अब सवाल यह है कि R डैश क्या होना चाहिए, तो R डैश की जगह पे चाहे वो प्राइमरी एल्कीन हैलाइड हो, सेकेंडरी एल्कीन हैलाइड हो, टर्शियरी एल्कीन हैलाइड हो, या कोई एरिल हैलाइड भी हो सकता है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इस चीज को हम यहाँ लिखना चाहें तो R फॉर बेटर रिजल्ट 1 डिग्री का या 2 डिग्री का होना चाहिए, और R डैश को कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, या एरिल ग्रुप भी हो सकता है, ARONA भी हम लिख सकते हैं। R डैश में हम फ्री हैं कि प्राइमरी एल्कीन, R डैश की जगह पे प्राइमरी एल्कीन है, एल्किल ग्रुप, सेकेंडरी एल्कीन, टर्शियरी एल्काइल हो सकता है, या कोई एरिल ग्रुप भी हो सकता है। तो हम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को जरूर ध्यान रखने के लिए जरूरी है कि अच्छा रिजल्ट हो रिएक्शन में, ईथर का फॉर्मेशन अधिक से अधिक हो, इसके लिए R शुड बी 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्कीन हैलाइड, R शुड बी 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, एंड R डैश में भी 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री और एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड भी हो सकता है। अब हमें जिस तरीके का ईथर का बनाना है उसी हिसाब से हम R और R डैश को हम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम अगर हमें बनाना है
अगर हमें बनाना है CH3O CH3 एंड CH3, सबसे आसान तरीका है कि ये जो प्रोडक्ट है उससे हम कंपेयर कर लेते हैं। और जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो अगर हम इससे कंपेयर करें, इस प्रोडक्ट के साथ हम कंपेयर करें ROR डैश के जगह पे, तो R के जगह पे हम CH3 लिख सकते हैं और R डैश के जगह पे हम ये लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम रिएक्शन हमने करा दिया CH3X का और इसके साथ हमने करा दिया, इसको हम लिख सकते हैं CH3 ट्वाइस CHO के साथ अगर हम रिएक्शन करा देते हैं तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा CH3O CH एंड CH3 ट्वाइस, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा। हालांकि इस केस में R की जगह पे यहाँ R डैश भी हम रखें और यहाँ R रखें तो भी रिजल्ट यही होगा। लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए चूंकि ये रिएक्शन जो है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि R शुड बी प्राइमरी। अगर प्राइमरी हो तो सबसे अच्छा रिजल्ट देगा, सेकेंडरी में भी रिजल्ट देगा, बस एज कंपेयर टू प्राइमरी रिएक्शन स्लो होगा। इसी तरीके से हम एक दूसरा एल्किल हैलाइड बनाते हैं, एक दूसरा हम ईथर दिखाते हैं कि उस ईथर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। मान लिया कि हमें एक प्रोडक्ट बनाना है CH3 CH2O और ये बनाना है, ये ईथर बनाना है, एक एरोमेटिक ईथर बनाना है। और इस एरोमेटिक ईथर में अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये अल्काइल ग्रुप है, ये एराइल ग्रुप है। हमने ये कहा कि अल्काइल ग्रुप जो R है, R हमेशा अल्काइल हैलाइड होना चाहिए और R अल्काइल हैलाइड में भी प्राइमरी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम R की जगह पे रख दें और ये जो ग्रुप है इसको हम R डैश के जगह पे रख दें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि CH3 CH2X प्लस, हमने बेंजीन रिंग बनाया, हमने ये ऐसे बेंजीन रिंग बनाया, ये हो गया और ये हो गया, इसको हम क्या लिखेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। और इसका जब रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2O और ये ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये ईथर बन जाएगा। और इस ईथर का नाम क्या होगा, एथॉक्सी, इसका नाम होगा फिनॉक्सी इथेन या एथॉक्सी बेंजीन। तो ये एक एरोमेटिक ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। हम एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तीसरे एग्जांपल में हम एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि उसमें और एग्जांपल लिखते हैं और फिर इसमें ये शो करते हैं कि इसमें किस तरह से ये फॉर्मेशन होगा। हमें बनाना है CH3O CH3 थ्राइस, हमें इस तरह का ये ईथर बनाना है। और अगर ये ईथर बनाना है तो हम ये प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है और ये टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है, टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है। हमने अभी इस क्वेश्चन के जब हमने इक्वेशन लिखा तो हमने कई बार बोला कि R शुड बी अल्काइल हैलाइड एंड फॉर ए बेटर रिजल्ट R शुड बी प्राइमरी, इन रेयर केस R शुड बी सेकेंडरी। तो यहाँ ये प्राइमरी दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम R की जगह पे रखें, क्योंकि हमने ये कहा था कि RX जो ये R है, जिस एल्किल हैलाइड का ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है वो टर्शियरी नेचर का नहीं होना चाहिए। तो अगर ये R शुड नॉट बी टर्शियरी तो इसका मतलब टर्शियरी ये हो जाएगा। R की जगह पे हम इसको लिखेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं CH3, मान लिया हमने एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लिया ब्रोमीन का, तो CH3Br प्लस NaOC CH3 थ्राइस, CH3 थ्राइस। तो इस एग्जांपल को हमने ले लिया और ये हो गया। अब इसका जब हम इक्वेशन जब बनेगा तो ये बन जाएगा CH3OC एंड CH3 थ्राइस, ये ईथर बन गया। तो हम ईथर में यहाँ हम फ्री नहीं है कि यहाँ हम R डैश इसको नहीं कर सकते और इसको हम R नहीं कर सकते, क्योंकि R करेंगे तो ये टर्शियरी अल्किल हैलाइड है। और विलियमसन सिंथेसिस में ये कहा जाता है कि चूंकि SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, जब भी हम टर्शियरी अगर हम अल्किल हैलाइड रखेंगे तो रिजल्ट बहुत पुअर होगा और उस ईथर से ज्यादा अमाउंट एल्किन का बन जाएगा, जो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो एक
प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उससे बचने के लिए मैं बार बार ये कह रहा हूं अपने इस वीडियो लेक्चर में कि आर शुड बी प्राइमरी, इन सम केसेस आर शुड बी सेकेंडरी। इस तरीके से ये विलियमसन सिंथेसिस का जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इस लेवल पे देते हैं, चाहे मेडिकल एंट्रेंस देते हो या इंजीनियरिंग एंट्रेंस के, चाहे जो भी एग्जाम्स हो, जिसमें विलियमसन सिंथेसिस के क्वेश्चन जरूर होते हैं। आप जब भी पिछले प्रीवियस ईयर्स के जब भी पेपर्स देखेंगे, चाहे वो बोर्ड के पेपर हो या किसी कॉम्पिटिटिव पेपर हो, तो उसमें विलियमसन सिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर होते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को आप जरूर देखें, इसको मिस न करें। और दूसरी चीज है कि इस वीडियो में हमने कोशिश किया है कि जितने भी वर्ड हो उसको हिंदी में भी बोलना, जिससे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसके साथ साथ इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हमने ये वीडियो लेक्चर तैयार किया है। और इस वीडियो ये विलियमसन सिंथेसिस का मेथड है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ईथर के फॉर्मेशन और ईथर के कुछ रिएक्शंस के बारे में लेक्चर देंगे। थैंक यू।